कि आप एक महिला उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई हैं। अगर हम लोग देखें कि 1957 से लेकर 2024 तक राजमहल लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने एक भी महिला सांसद नहीं देखा है, तो क्या एक सवाल मेरा ये है कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र से जो भी महिलाएं हैं, क्या ये लोग हड़िया बेचने के लिए है या इन्हें भी राजनीति में अवसर मिलना चाहिए ताकि वो इस क्षेत्र का नेतृत्व कर सकती हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सभी पार्टियों ने महिला को दरकिनार कर दिया गया है और सभी पार्टी मौका नहीं देती है। अगर मेरे हिसाब से अगर पार्टी जो भी है, बड़े पार्टी हैं, महिला को अगर मौका दिया जाए तो ये पुरुष से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। नमस्कार, मैं धनंजय कुमार और आप देख रहे हैं स्वदेशी भारत न्यूज और आपका स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज का खास कार्यक्रम चुनावी दौरा में। राजमहल लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को वोटिंग होना है। ऐसे में जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने भी नामांकन जिनका हो चुका है, वो लोग सबको अपने अपने क्षेत्र में जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं। चाहे बड़ी पार्टियों का ले लें, चाहे निर्दलीय का ले लें, चाहे और जो भी पार्टियां हैं। तो राजमहल लोकसभा में 14 कैंडिडेट हैं, जिनमें से एक कैंडिडेट मेरे समक्ष मौजूद हैं, लिली हंसदा जी, जो समता पार्टी की ओर से अभी इस लोकसभा चुनाव में खड़ी हुई हैं। तो हम इनके सामने प्रत्यक्ष मौजूद हैं और इनका इस इंटरव्यू में जानेंगे कि क्या मुद्दा है और किस तरह से ये नेतृत्व करेंगी ये इस राजमहल लोकसभा चुनाव में इस बार, क्योंकि यहाँ का 1957 से लेके आज 2024 हो चुका है, एक भी महिला सांसद राजमहल लोकसभा क्षेत्र के लोगों को देखने को नहीं मिला। लेकिन इस बार खड़ी हुई हैं और क्या उद्देश्य है और किस तरह से नेतृत्व करेंगी और अपने बड़े बड़े प्रतिस्पर्धियों का किस तरह सामना करेंगी, वो सब हम थोड़ा जानेंगे। तो देर ना करते हुए हम बातचीत शुरू करते हैं। लिली जी, सबसे पहले स्वागत है आपका स्वदेशी भारत न्यूज में। तो लिली जी, सर्वप्रथम हमारे सभी दर्शकों को आप अपना पूर्ण परिचय दे दीजिए। मेरा नाम लिली हंसदा है और मैं पहाड़पुर की रहने वाली हूँ, बरहेट साहेबगंज ज़िला की। और इस बार राजमहल लोकसभा क्षेत्र से मैं प्रत्याशी के रूप में समता पार्टी से चुनाव लड़ रही हूँ। तो समता पार्टी की ओर से आप चुनाव लड़ रही हैं और महिला कैंडिडेट हैं आप। और अभी देखा जाए तो आपको कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है? हमको एयर कंडीशनर मिला है क्रमांक संख्या 9 में। पार्टी का कौन सा है चुनाव चिन्ह? पार्टी का चुनाव चिन्ह मसाल छाप है। मसाल छाप। तो आपको एयर कंडीशनर छाप मिला हुआ है। ईवीएम नंबर कितना आपका? क्रमांक संख्या 9 है। क्रमांक संख्या 9 है। नहीं, तो लिली जी, आप अभी इस लोकसभा चुनाव में जितने भी कैंडिडेट हैं, क्षेत्र में जाके घूम के अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले और वो विजय हो सके। चाहे एनडीए का बात करें या फिर इंडिया का बात करें और या फिर निर्दलियों का बात करें, तो आप किस तरह से अपना तैयारी कर रही हैं अभी? देखिए, हमारा जहाँ तक मानना है कि हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है बहुत पिछड़ा है। इसके वजह से हम देख पा रहे हैं सब लोग खंडित हो चुके हैं, अपना खुद का आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे हैं। इसीलिए मैं लोकसभा चुनाव के माध्यम से लोगों तक जा रही हूं और संगठन बनाने का भी काम कर रही हूं कि आप जुड़िए हमसे। और यहाँ 3 सभा है, ग्राम सभा, लोकसभा और विधानसभा। 2 ग्राम सभा के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इसके वजह से हम चाह रहे हैं कि उनसे मिल करके ग्राम सभा को मजबूत करेंगे और हम लोग जो प्रतिनिधि को भेजते हैं, चाहे वो कोई सा भी पार्टी का हो, आज तक उन लोगों ने हम लोगों के साथ में छल किया है और ये बात बहुत सारे लोगों को पता है। लेकिन हमको लगता है उन लोगों से हमको मिलने का मौका मिलेगा और संगठन करने का मौका मिलेगा ताकि हम लोग आगे जा कर के, क्योंकि हम लोग ग्राम सभा को अगर मजबूत करते हैं तो अपना गांव का विकास हम लोग खुद भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हम लोग किसी को प्रतिनिधि बना करके, वो तो हम लोग भेजते हैं विधानसभा और लोकसभा में, लेकिन हमारा जो ग्राम सभा है, ना लोकसभा बड़ा है ना विधानसभा बड़ा है, ग्राम सभा सबसे बड़ा है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोगों को जा कर के बताना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं और संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। अगर लोगों को लगता है कि हमारे पास शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है और यहाँ के लोग पलायन हो रहे हैं, भूखमरी के वजह से लोग दिल्ली मुंबई काम करने जा रहे हैं, तो अशिक्षित है, यहाँ 80% लोग अशिक्षित हैं। किसान है, किसान क्या करते हैं, उनके पास ज़मीन है लेकिन उनके पास
सिंचाई का साधन नहीं है। पहले क्या होता था, बारिश होती थी, 1 साल खेती करते थे और 2 साल के लिए अनाज उगा लेते थे। लेकिन अभी का समय में क्या है कि हमारे पास बारिश नहीं होने के वजह से और सिंचाई का साधन नहीं होने की वजह से लोग खेती नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा जो सरकारी जो सिस्टम है, सरकार जो हम लोग बोलते हैं कि विकास होना है, तो जो हमारा सिस्टम बना हुआ है तो उसमें सारा सुविधा है। लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो किसी भी ये से हम लोग भेजते हैं, कोई सा भी पार्टी का है, लेकिन आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया है। इसके वजह से हमारा जंगल को ख़त्म किया जा रहा है, हमारा कोयला को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन हमारे लिए जो यहाँ के निवासी है, लोकसभा क्षेत्र के निवासी है, मतलब राजमहल लोकसभा क्षेत्र के निवासी है, इनके लिए कुछ नहीं किया गया है। तो इस चीज़ को हम चाह रहे हैं कि उन लोग भी मेरे साथ आए और संगठन बढ़ाएं और अपना गांव का विकास खुद करें। इसीलिए हम ये चुनाव के माध्यम से लोगों को अपने बात पहुंचाने के लिए हम आए हैं। आपकी पार्टी की ओर से 5 सबसे बड़ी मुद्दा क्या है जो जिसको लेकर आप जो है इस कैंपेनिंग में मतलब लोगों को बताती होंगी या फिर लोगों को ये एहसास दिलाती होंगी? 5 सबसे बड़ी जो मुद्दा है आप लोगों का, थोड़ा वो बताइए। 5 में सबसे पहला नंबर 1 है पलायन, और दूसरा है स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि राजमहल लोकसभा क्षेत्र में एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, और हॉस्पिटल है तो सुविधा नहीं है। तीसरा हमारा है शिक्षा का व्यवस्था अच्छा नहीं है, इसी वजह से यहाँ अशिक्षित लोग ज़्यादा हैं। और चौथा मुद्दा है यहाँ पर ये सड़क और पेयजल की सुविधा, क्योंकि अभी तक लोग गंदा पानी ही पीता है जो पहाड़ी इलाका का है। और 5वां हमारा मुद्दा है कि हमारा जो जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए जो नेता बहुत दिन से यहाँ के लोग वोट देते आ रहे हैं, वही उनका छल किए हैं। तो इसी वजह से हम खड़े हैं कि मतलब उनको भी यहाँ से हटाना है। लिली जी, आप एक महिला उम्मीदवार की कहा जाए कि आप एक महिला उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई हैं। अगर हम लोग देखें कि 1957 से लेकर 2024 तक राजमहल लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने एक भी महिला सांसद नहीं देखा है, तो क्या एक सवाल मेरा ये है कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र से जो भी महिलाएं हैं, क्या ये लोग हंडिया बेचने के लिए है या इन्हें भी राजनीति में अवसर मिलना चाहिए ताकि वो इस क्षेत्र का नेतृत्व कर सकती हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सभी पार्टियों ने महिला को दरकिनार कर दिया गया है और महिला के लिए बहुत सारा योजनाएं हैं, लेकिन धरातल तक नहीं है और सभी पार्टी मौका नहीं देती है। अगर मेरे हिसाब से अगर पार्टी जो भी है, बड़े पार्टी हैं, महिला को अगर मौका दिया जाए तो ये पुरुष से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि महिला ही घर परिवार चलाती है। तो मेरे हिसाब से वो सरकार भी अच्छा से चला सकती है। राजमहल लोकसभा का अगर भी हम लोग देखें तो आज बगल के ये गोड्डा लोकसभा है, जहाँ पे इस दौर में जहाँ पे रेल नहीं था वहाँ के लोगों ने रेल देखा, हाईवे देखा, कॉलेज देखा, एम्स देखा, अडानी प्लांट देखा। लेकिन बगल का ये लोकसभा है राजमहल लोकसभा, जहाँ के लोग, जहाँ के आदिवासी पानी के लिए सड़क पे उतर के धरना करना पड़ता है। स्कूल है तो पढ़ाई नहीं होता है। अभी रोड जो है, अभी चुनाव आया है तो इसीलिए रोड थोड़ा ठीक हो रहा है। तो आप इस पर क्या लगता है आपको कि इसके लिए जनता दोषी है या फिर नेता दोषी हैं? क्योंकि अगर कोई नेता अगर राजनीति में आने के बाद वो चोर बनता है तो उनको चुनने वाला तो पब्लिक होता है। तो इस पर दोषी आप किनको मानते हैं, पब्लिक को या फिर नेता को? देखिए, इसमें दोषी तो 1 नंबर में तो नेता ही होते हैं और इसके बाद में आप देखा जाए तो जनता भी होते हैं। जनता इसलिए होते हैं क्योंकि वो अशिक्षित है, भोले भाले हैं। यहाँ से इन लोगों को समझ में नहीं आता है, जैसे पढ़ाया जाता है वैसे। तो जनता क्या करती है, जाने अनजाने में वो गलत प्रतिनिधि को चुन लेते हैं। और दूसरा, यहाँ की जनता क्या करती है कि एक ही प्रतिनिधि को चुनते हैं। ऐसा है, विधानसभा लोकसभा में एक ही आदमी 40 साल, 25 साल, 35 साल राज करते आ रहे हैं, क्योंकि ये अशिक्षा की वजह से भी है और भोला की वजह से भी है। क्योंकि यहाँ चतुर चालाक आदमी है, उन लोग अपने हिसाब से वोट बैंक को लेते हैं और करते हैं।
राजमहल लोकसभा का विकास कैसे हो सकता है? क्या क्योंकि आज़ादी के समझ लीजिए 75-77 वर्ष बाद भी अगर यहाँ के लोग पानी के लिए और सड़क और बिजली के लिए, स्कूल के लिए अगर यहाँ पे तरस रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ का विकास करने के लिए और 40-50 साल लग जाएंगे? अगर ऐसा ही रहा तो मेरा मानना है कि मतलब विकास तो नहीं हो सकता है, दूर दूर दिखाई नहीं देता है। इसमें कारण क्या है कि जो जनप्रतिनिधि है वो हमारे लिए, यहाँ के लोगों के लिए कोई आवाज़ उठाते नहीं हैं, और जो सरकारी विभाग है वो भी यहाँ आते नहीं हैं, गांव में नहीं जाते हैं, गांव का समस्या को कोई देखते भी नहीं है। यहाँ की जो मीडिया है वो भी अच्छा तरीके से अपना यहाँ की जनता का जो समस्या है उसको नहीं उठाते हैं। तो हमको लगता है कि यहाँ का विकास करने के लिए यहाँ के लोगों को स्वयं ही उठना होगा, ग्राम सभा को मजबूत करना होगा, ग्राम सभा के बारे में उसको जानकारी लेना होगा। क्योंकि अभी जो भी लड़का सब है, लड़की सब है, अभी पढ़ी लिखी है, सब गांव में कुछ ना कुछ पढ़े लिखे लोग हैं। दूसरा क्या है, हमारे पास यूट्यूब फेसबुक के वजह से सारा संसार का जो ये है मतलब नॉलेज है वो हम तक आ जा रहा है। तो अभी समय है मेरे हिसाब से यहाँ के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, तब जा कर के आप यहाँ का विकास कर सकते हैं, अच्छे प्रतिनिधि को चुन करके या अपना आवाज़ स्वयं उठा करके। सही बात। तो अगला सवाल ये रहेगा कि जो भी नेता हैं जो दारू मुर्गा का राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, वो बहुत चतुर चालाक आदमी है। लोगों को क्या करते हैं, अभी से नहीं बहुत दिन से वोट मांगने जाते हैं, अभी भी ये नहीं बताते हैं हम लोग किस लिए आए हैं, आपका क्या मुद्दा है। आप यूट्यूब फेसबुक वगैरह में उठा के देखिए, किसी का भी भाषण वगैरह में या किसी का मंच में आपको दिखेगा नहीं कि जनता का क्या समस्या है। आप 2-4 आइए और बताइए। उन लोग सिर्फ अपने बारे में बोलते हैं, गांव जाते हैं, पैसा देते हैं, लीजिए आप लोग दारू मुर्गा खाइए और इस छाप में वोट दीजिए, यही काम हो रहा है। सही बात। अगर कोई पॉलिटिशियन हो या कोई नेता हो, इस तरह से अगर पब्लिक के बीच में दारू मुर्गा बांटेंगे, पैसा बांटेंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट होगा, और चुनाव जीतने के बाद क्या लगता है वो इन्वेस्टमेंट को अपना रिकवर करेगा या विकास करेगा? क्योंकि देखिए ये तो इन्वेस्टमेंट ही है। आप एक क्षेत्र को देखेंगे, आपको लगता है कि हमारा गांव में 5,000, 2,000, 1,000 ही मिला है, लेकिन आप उतना बड़ा विधानसभा, लोकसभा या पूरा स्टेट में देख लीजिए उनका कितना सारा इन्वेस्ट है। तो ये तो स्वाभाविक है, आप देख सकते हैं कि मतलब नॉर्मल बात है। आप भी जान सकते हैं कि अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो सबसे पहले वो पैसा तो अपने पॉकेट से नहीं दिए होंगे, कोई कंपनी दिया होगा, कोई आदमी दिया होगा, कोई तो इन्वेस्ट किया होगा, तब जा कर के इतना बड़ा क्षेत्र में हम लोग इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। तो उसके अनुसार ही आपका योजना भी बनेगा और उसके अनुसार ही काम होगा। मतलब कहने का अर्थ, जैसे अभी आप यूट्यूब फेसबुक में देखते हैं कि इसको बड़ा आदमी बना दिया, छोटा आदमी हम लोग छोटे रह गए, तो यही कारण है ना। मेन मुद्दा यही है, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल हो जाते हैं। अगर ग्रामीण जो जनता है, वोटर है, अगर हम लोग शिक्षित हो जाएंगे या जागरूक हो जाएंगे तो ये नौबत आएगा ही नहीं, क्योंकि वोट देने के लिए पैसा तो नहीं लगता है। हम जागरूक हो जाएंगे, हम अपना मत अपना जिस प्रतिनिधि को चाहते हैं, जिसको भेजना चाहते हैं, हम उसको देंगे। ये बात आप बिल्कुल सही बोली हैं कि जिस दिन शिक्षित हो जाएंगे उस दिन इस क्षेत्र का अपने आप विकास होने लगेगा। क्योंकि हम लोग भी बहुत सारा, हम अपना 6 सालों का पत्रकारिता कैरियर में लगभग 600 से ज़्यादा गांव में गए हैं राजमहल लोकसभा में। तो कुछ गांव ऐसे होते हैं जहाँ के लोग दारू मांगते हैं, चिकन वगैरह मांगते हैं, तो हम लोग ये चीज़ को देखे हैं। अगर वो शिक्षित होते तो उनको ये एहसास होता कि हमारे गाँव में मीडिया आया है तो ये हमारी समस्याओं को उठाने के लिए आया है, तो वो एहसास कैसे होगा। अशिक्षित है तो नेता भी नहीं चाहते हैं कि ये लोग शिक्षित हो, अनपढ़ हो, इसीलिए तो इस तरह का स्कूलों को भी देखने नहीं जाते हैं कि क्यों ख़राब है। पहाड़ी क्षेत्र में कितना स्कूल है, मास्टर आता है, हाजिरी बना के चला जाता है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो कैसे ये क्षेत्र का विकास हो सकता है? देखिए, इसमें क्या है कि वो जो आपको दारू मुर्गा खिलाया गया है वो तो एक्चुअली में आपका चुप रहने के लिए ही खिलाया गया है ना। इसके वजह से आप आगे मत बढ़ो, ये चीज़ आपको दर्शाता है कि आपको दिया गया है, आप वोट दीजिए, आपको शिक्षित भी नहीं होना है। अगर उनका मनसा रहता, जो भी राजनेता जाते हैं, जनप्रतिनिधि जीत के जाते हैं, उनका अगर विकास के लिए मनसा रहता
तो वो शिक्षा पर ध्यान देते हैं। उनका क्या है, एक फ़ोन पर पे आपका पूरा जिला विकास हो जाएगा। डीसी को अगर ऑर्डर देते हैं और वो अगर क्षेत्र में अपने जो भी ये है पदाधिकारी हैं उन लोग अगर जाते हैं तो कैसे विकास नहीं होगा। उसका सिस्टम तो बना हुआ है, शिक्षा विभाग है, तो शिक्षा विभाग को खाली ऑर्डर दे देंगे तो कैसे नहीं होगा। तो उनका मनसा है कि इन लोग ऐसे बेवकूफ़ का बेवकूफ़ रहे और हम राज करते रहें। अब अगली सवाल की ओर बढ़ेंगे कि आपके सामने बहुत बड़े बड़े प्रत्याशी हैं, बड़े बड़े मतलब ये है कि राजनीतिक बैकग्राउंड है और मजबूत बहुत हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से विजय हंसदा जी और एनडीए गठबंधन की ओर से ताला मरांडी। तो इन लोगों का सामना कैसे करेंगी आप? देखिए, ये तो बात सही है, क्योंकि अभी जिस प्रकार से एरिया का माहौल पहले से बना हुआ है कि इसमें वोट में पैसा खर्चा करना है या उन लोगों को भी दारू मुर्गा है, हम तो ऐसे कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक विश्वास है कि अगर कुछ लोग तो जागरूक हैं, अभी तो मोबाइल ऐसे गांव देहात जो अनपढ़ है उनके पास भी है, वो भी समझ पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं और सभी के पास में विकल्प नहीं है। हम उनके लिए विकल्प के तौर पर हैं। अगर वो लोग चाहेंगे तो उन लोग लिली हंसदा को चुन सकते हैं। क्रमांक संख्या 9 में बटन दबा करके जिता सकते हैं।